Hello students, today I am going to teach you holozoic nutrition which are related to class 7. Dear student, आज हम लोग holozoic nutrition के पार्ट 3 को देखेंगे जिसके अंतर्गत हम कौन कौन से स्टेप से इन्वॉल्व थे holozoic मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसको देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ये तीन स्टेप्स को देखा था। आज जो हम जिस स्टेप्स को देखने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा है एक एसिमिलेशन और दूसरा है एलिमिनेटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी मींस एक्सक्रीशन या इजेशन। तो आज जो हमारा जो दो टॉपिक है वो है एसिमिलेशन जिसको हम हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं, और दूसरा है इजेशन जिसे हम दूसरी भाषा में एक्सक्रीशन भी कहते हैं या फिर निष्क्रमण या उत्सर्जन कहते हैं। तो बारी बारी से हम सबसे पहले एसिमिलेशन फिर हम इजेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एसिमिलेशन को देखते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर में ये फूड पार्टिकल्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं, तो एसिमिलेशन कौन सी क्रिया है उसको देखेंगे। द प्रोसेस through which undigested food is taken in directly by the body cells। वह प्रक्रिया जिसके तहत हमारा शरीर सभी प्रकार के अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन डायरेक्टली बाय द बॉडी सेल्स। जो भी हमारे शरीर में अवशोषित भोजन है उसको डायरेक्टली हमारे शरीर का सेल उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ एक फैक्टर आ गया, बॉडी सेल्स। ये किस तरह के बॉडी सेल्स उन एब्जॉर्ब्ड फूड को एसिमिलेट करते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा समझ लें, यहाँ बॉडी सेल्स से मतलब होता है आरबीसी सेल्स जिसके पास में प्रोटोप्लाज्म होता है। ये प्रोटोप्लाज्म कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। हमारे शरीर का जो भी फूड पार्टिकल्स है, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड्स हो या फिर फैटी एसिड्स हो और ग्लिसरॉल, ये सब के सब बारी बारी से इस ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये ग्लूकोज जो है किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ। व्हेन ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन दे रिलीज एनर्जी। हम जो भोजन लेते हैं उससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद हमारा फूड पार्टिकल्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। प्रोटीन, दाल सब जो खाते हैं, दूध सब जो लेते हैं, वो अमीनो एसिड्स में टूट जाता है क्योंकि हमारा शरीर डायरेक्टली फूड पार्टिकल्स को लेने में सक्षम नहीं होता है। फिर हमारा फैट्स, जो भी मीट, मछली, अंडा ये सब खाते हैं, तो वो सब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो हम पहले चर्चा करते हैं जो ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है। तो ग्लूकोज इस प्रोटोप्लाज्म में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अमीनो एसिड्स उसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ग्रोथ। साथ ही साथ बहुत सारे टूटे फूटे ऊतकों और सेल्स की मरम्मत करता है। और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमारे शरीर में चिकनाहट प्रदान करता है, जिसको हम स्मूथनेस कहते हैं।
डियर स्टूडेंट, ये तीन टर्म्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। बारी बारी से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है, फिर वो उसको तोड़ करके और तीन तत्व, एक एनर्जी देता है, दूसरा ग्रोथ करता है हमारे शरीर का, और तीसरा जो अहम बात है वो हमारे शरीर में चिकनाहट या फिर स्मूथनेस, हमारा शरीर चमकता दमकता है, उसका मेन कारण है हमारे शरीर में फैट्स का प्रेजेंट रहना। कोई व्यक्ति यदि प्रॉपर अमाउंट, जैसा कि हम जानते हैं ये एनर्जी गिविंग फूड्स है, अगर प्रॉपर अमाउंट में फैट्स नहीं लेता है इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर, तो फिर उसके शरीर में रफनेस आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, सारी चिकनाहट खत्म हो जाती है और उसका सरफेस, बॉडी सरफेस रफनेस, खुरदरा टाइप का महसूस होने लगता है। डियर स्टूडेंट, ये एसिमिलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जिसको हम लोग देख रहे थे। अब हम जिस नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे वो इजेशन है। जब हमारे शरीर में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की क्रिया हो जाती है, तब जो भी अनपचा भोज्य पदार्थ हुआ जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, तो वो ज्यादा देर तक यदि हमारे शरीर में रहेगा तो फिर हमारा शरीर दूषित से दूषित हो जाएगा, हम कई तरह की बीमारियों से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो हर हाल में उसका हमारे शरीर से निकलना एकदम आवश्यक होता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है वही इंटायर प्रोसेस इजेशन या एक्सक्रीशन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे ये इजेशन अथवा एक्सक्रीशन क्या होता है। अब हम देखेंगे इजेशन, इजेशन एक्सक्रीशन, जिसको हम उत्सर्जन या फिर निष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण, इस निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकलना, उत्सर्जन का भी मतलब होता है बाहर धकेल देना। ये दो टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉमनली रिलेटेड है, इजेशन और एक्सक्रीशन। तो आप देखते हैं ये कौन सा मेथड है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग undigested food from the body in the form of solid feces। यहां फेसेस से मतलब है मल। हमारा शरीर इन चार क्रियाओं को करने के बाद बहुत सारा वेस्टेज हमारे शरीर के भीतर बना देता है, और हर हाल में प्रत्येक दिन हमारे शरीर से मॉर्निंग सेशन में उसका निकलना आवश्यक होता है, नहीं तो हम फिर कई तरह के डिजीज से परेशान हो जाएंगे। अगर हम, डियर स्टूडेंट, अगर हमें बीमारी से बचना है, बहुत सारी दुख तकलीफों से बचना है, तब इन अनडाइजेस्टेड या अनपचे पदार्थ का हमारे शरीर से निकलना अत्यंत जरूरी, अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। और वो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता कैसे है, किस फॉर्म में निकलता है, तो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फेसेस। सॉलिड से ठोस है, फेसेस मींस मल होता है, क्या होता है, मल होता है। और वो अनपचा पदार्थ हमारे शरीर से दूषित पदार्थ के रूप में, जिसको हम फेसेस कहते हैं, मल कहते हैं, वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब रही बात, क्या हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से इंजेक्शन करते हैं, सेम मोड है इंजेक्शन का? तो हम देखेंगे इजेशन का, तो हम देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें इजेशन का मोड भी क्या होता है, अलग अलग होता है। एक्सक्रीशन का मोड कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, in amoeba there is no definite organ for ejection।
कहने का मतलब है अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में कोई डिफिनिट ऑर्गन वेस्टेज को निकालने के लिए मौजूद नहीं होते हैं। वो जहां मन हुआ उसको अपने शरीर में एक छोटा सा माइन्यूट होल बना लेता है और वहीं से वो फेसेस को, वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। आश्चर्य। अब हम आपको जिस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए, बताने के लिए जा रहे हैं, यहाँ आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है, मल्टी सेलुलर प्राणी है, जो अपने मुंह के द्वारा अपने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बाहर निकालता है। कितना दुर्गम चीज। जहां हम मनुष्य को देखते हैं माउथ से इनटेकिंग करता है और एनस के थ्रू सॉलिड फेसेस को बाहर निकालता है, वहीं हम हाइड्रा में देखेंगे जो ये मुंह से ही भोजन लेता भी है और मुंह से ही सारे उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, निकालता है। तो दूसरा देखेंगे इन हाइड्रा इजेशन प्रोसेस occurs mainly through their mouth, mainly through their mouth। एक ही जगह हमने एक यूनिसेलुलर अमीबा को देखा और दूसरे मल्टी सेलुलर हाइड्रा को देखा। तो अमीबा में देखा जो इसके पास में कोई निश्चित ऑर्गन ही नहीं है सॉलिड फेसेस या एक्सक्रीटा को निकालने के लिए। वहीं इन हाइड्रा में देखते हैं तो इजेशन प्रोसेस अकर्स तो करता है बट मेनली थ्रू देयर माउथ। इसके मुंह से ही अपने सारे उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकलता है। कुछ एक और जीवों को देखेंगे जैसे इन फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स सभी प्रकार के रेंगने वाले सांप, बिच्छू, छिपकली, फ्रॉग्स, ये सब कुछ एक ऐसे जीव हैं जो एक्सक्रीशन की क्रिया कैसे करते हैं, तो देख रहे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स excrete mainly through their special organs called cloaca। ये मेढक, सभी प्रकार के रेप्टाइल्स, चाहे वो लेजर्ड्स हो, स्नैक्स हो, और भी बहुत सारे के सेंटीपैड्स हो, मिलीपैड्स हो, खजूरा सब जिसको बोलते हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स भी एक्सक्रीटा निकालते हैं बट मेनली थ्रू देयर स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड क्लोआका। इसके थ्रू उनके पृष्ठभाग में एक छोटा सा माइन्यूट होल होता है, उसी से जो है सो जब टाइम टू टाइम वो उस तरह के एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटा को क्या करता रहता है, बाहर निकालता है। ये तो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स थे। अब इसमें जो सुपरमेसी रखता है ह्यूमन बींग्स, उसके एक्सक्रीशन को देखेंगे, जो सभी प्रकार के मनुष्य किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं या फिर इजेशन की क्रिया को करते हैं। तो देखते हैं अब इन ह्यूमन बींग्स में किस तरह का ये इजेशन प्रोसेस होता है। In human beings, they release their excreta or solid feces through a terminal opening called the anus। सभी तरह के मनुष्यों में भी टर्मिनल ओपनिंग होता है, एक निकास द्वार होता है
टर्मिनल ओपनिंग निकास द्वार होता है, जिसके थ्रू वो अपने सॉलिड फेसेस को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, बाहर निकालता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टर्मिनल ओपनिंग को जो डायरेक्टली हमारे एलिमेंट्री कैनाल या ओएसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है कहलाता है एनस, जिसे हम हिंदी में मलद्वार या गुदा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मलद्वार या गुदा द्वार, एनस। इसी के थ्रू हम लोग अपने फेसेस या एक्सक्रीटा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 5 स्टेप्स थे जो प्राय सभी तरह के मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म संपन्न करते हैं। अब हम देखेंगे मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे संभव है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मनुष्यों को पाचन में मदद करते हैं। तो हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, मीन्स मनुष्यों में पाचन की क्रिया कैसे होती है। अब जो हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में पाचन, सभी मनुष्य किस तरह से पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं उसको देखेंगे। ह्यूमंस आर multicellular organisms and digest their food through the process called extracellular digestion। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डाइजेशन के 2 मोड को देखे थे, उसमें से एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन था और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन था। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में कहा गया था आपको कि दिस टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस मेनली अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो मनुष्य के सेल के भीतर में जो डाइजेशन प्रोसेस घटित होता है वो इंट्रासेलुलर है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसको कहते हैं? तो जब वही डाइजेशन की क्रिया कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में शरीर के बाहरी भाग में संपन्न होता है तो सच डाइजेशन प्रोसेस इज रेफर्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। In this mode of nutrition, they take their food through their mouth, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के तहत ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स अपने भोज्य पदार्थों को हैंड से पिक्सअप करते हैं और माउथ के थ्रू क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यानी बिगिनिंग स्टेज जो है डाइजेशन का सभी प्रकार के ह्यूमंस के लिए वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। माउथ एक ओपनिंग सेंटर है जहां से हम फूड को इनटेक करते हैं। अब देखेंगे जो इस माउथ से किस तरह के डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तब उसको हमें डिटेल करना है। In the mouth, the digestion of carbohydrates begins through
teeth, tongue and many salivary glands. many salivary glands. हमारे मुंह में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होना शुरू होता है और इसे पचाने में दो तीन ऑर्गन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें मेरा पहला है टीथ, दूसरा है टंग और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मेनी सैलिवरी ग्लैंड्स। जैसे ही भोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश, हमारे माउथ में प्रवेश करता है, बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स या फिर लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। भोजन के स्मेल को सूंघ करके वो सक्रिय हो जाती है और वो फिर तरह तरह के डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अगर किसी मनुष्य के लिए टीथ और टंग की अहम भूमिका होती है तो डियर स्टूडेंट उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये लार ग्रंथियां इस भोजन के साथ अपने लार को नहीं स्रावित करेगा फिर हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। डियर स्टूडेंट अब देखते हैं ये टीथ क्या करता है इस कार्बोहाइड्रेट्स को। Teeth cut, chewed and grind the food particles by breaking them into simpler soluble substances। फिर ये टीथ क्या करता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले काटता है, फिर चबाता है एंड ग्राइंड। यहाँ ग्राइंड से मतलब है पीसना। उस फूड पार्टिकल को काटने के बाद चबाना, चबाने के बाद उसको पीसना और पीसने के बाद वो अत्यंत महीन कण में परिवर्तित हो जाता है और यही महीन कण सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का कहलाता है, जिसको कि हमारा माउथ कैविटी क्या करता है, रिसीव करता है। The smell of food particles attract salivary glands to secrete a digestive enzyme called the saliva, जिसे हम हिंदी में लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार। और जैसे ही वो फूड कट करके ग्राइंड हो करके हमारे तालू के संपर्क में जाता है, जिसको हम पैलेट कहते हैं, आकि वहां पर अचानक जो है सो सभी सैलिवरी ग्लैंड्स सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के बाद वो एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम पाचक रस कहते हैं, क्या कहते हैं, पाचक रस, वो छोड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है और उस पाचक रस को हम कंप्लीटली या कलेक्टिवली सैलिवा या लार कहते हैं। डियर स्टूडेंट अब रही बात, इस लार में कौन से तत्व मौजूद होते हैं जो सभी फूड पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, तोड़ने में सक्षम होते हैं। डियर स्टूडेंट अब देखेंगे सैलिवा के बारे में। The saliva contains a digestive juice
called amylase. Amylase. It is also called टैलिन, जिसको हम हिंदी में टाइलिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइलिन, which break down the carbohydrates into sugar। क्यों हम ज्यादा देर तक रोटी, चावल इत्यादि को चबाते हैं तो वो मुंह में मीठा लगना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, क्या हम उसमें चीनी डाल देते हैं? नहीं, बिना चीनी डाले हुए ही हमारे जी को वो कैसा महसूस होता है? तो मीठा महसूस होता है। और उसको मीठा बनाने में इसी एमाइलेज या टाइलिन का सबसे अहम भूमिका होता है। यही टाइलिन और एमाइलेज जो सलीवा में मौजूद होते हैं वो भिन्न भिन्न फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर के और हमारे मुंह में मिठास प्रदान करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में टीथ के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना टीथ समझे हम डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।